नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है साइटोटैक्सोनॉमी। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है साइटोटैक्सोनॉमी। जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है साइटोटैक्सोनॉमी, तो आज हम लोग एक टेक्सोनॉमी का ही एक पार्ट या फिर टेक्सोनॉमी का एडवांस वर्जन जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी, उसके बारे में देखेंगे। और इस लेक्चर में हम लोग का इंक्लूडेड रहेगा साइटोटैक्सोनॉमी होता क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और यह साइंटिस्ट को कैसे हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने में मोर एक्यूरेटली। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए, आप सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी होता क्या है। तो देखिए, साइटोटैक्सोनॉमी का दूसरा नाम है कैरियोटैक्सोनॉमी भी। तो ये क्या है, एक ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी है। जैसे टेक्सोनॉमी में क्या करता है, टेक्सोनॉमी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करता है, किसके हिसाब से क्लासीफाई करता है, जैसे उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, नंबर के हिसाब से, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम के हिसाब से क्लासीफाई करता था पहले और टेक्सोनॉमी में। और अभी जो आया है साइटोटैक्सोनॉमी या फिर मॉडर्न वर्जन ऑफ टेक्सोनॉमी, इसमें क्या करता है, एक ये तो इंक्लूड रहता ही है, मतलब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, नंबर, उसका बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। इसके अलावा वो डीएनए सीक्वेंसिंग, कैरियोटाइप का स्ट्रक्चर, जैसे नंबर कैसा है क्रोमोसोम का, साइज कैसा है, शेप कैसा है, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम कैसा है इनसाइड द सेल, इस सबको इंक्लूड करके ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। चलिए, इतना देखने के बाद अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, साइटोटैक्सोनॉमी ऑल्सो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में। क्या चीज़ आइडेंटिफाई करने में कि स्पेसीज का रिलेशनशिप क्या है। जैसे मान के चलिए कोई एक स्पेसीज है, इसको समझने के लिए हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे मान के चलिए कोई एक स्पेसीज है ए, दूसरा स्पेसीज है बी, तो इसका हम लोग जब जेनेटिक स्ट्रक्चर पढ़ने जाएंगे तो मान के चलिए उसका जीन का सीक्वेंस इस तरह का हुआ, बी का भी जीन का सीक्वेंस सेम हुआ। तो हम लोग जब जीन का सीक्वेंस में पढ़ेंगे, पढ़ के हम लोग देख रहे हैं कि उसका सीक्वेंस सेम है, तो हम लोग क्या समझेंगे कि ए और बी रिलेटेड है या फिर सेमी स्पेसीज का है। तो इसको भी समझने के लिए कि कौन सेम स्पेसीज है, कौन कितना रिलेटेबल है, ये भी हेल्प करता है साइटोटैक्सोनॉमी। चलिए, इतना देखने के बाद अब हम लोग आगे जाते हैं। देखिए, अब इतना जानने के बाद हम लोग ये भी जानना ज़रूरत है कि भाई कैसे करके डेवलप हुआ क्या नहीं, इसका हिस्ट्री। तो अभी हम लोग हिस्ट्री देखते हैं। देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ साइटोटैक्सोनॉमी इमर्ज इन द 20th सेंचुरी। साइटोटैक्सोनॉमी जो है कब आया है, वो 20th सेंचुरी में। और किसका हेल्प से, जब एडवांसमेंट हुआ है माइक्रोस्कोपी, स्टनिंग टेक्निक, इसका जब एडवांसमेंट हुआ तब आया है आपका साइटोटैक्सोनॉमी। और इसमें भी दो साइंटिस्ट का नाम ज़्यादा आता है, एक का नाम है टीजियो और दूसरा का नाम है लेवन। क्योंकि ये लोग सबसे पहले क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई किया था, उसको काउंट किया था, इसलिए हम लोग इसको श्रेय देते हैं कि भाई साइटोटैक्सोनॉमी का डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत हेल्प करता है ये दोनों साइंटिस्ट। और जनरली जैसे होता है कि एक बार अगर कोई चीज़ डेवलप हो गया, डेवलप होने के बाद वो धीरे धीरे वो और डेवलप होते रहता है, उसमें कोई रिसर्च होता है, नया डेवलपमेंट होते रहता है। तो सेम साइटोटैक्सोनॉमी में भी है। एक बार साइटोटैक्सोनॉमी आ गया तो उसके बाद धीरे धीरे अभी रिसर्च होते रह रहा है, उसमें कुछ कुछ नया नया डेवलप आते जा रहा है। चलिए, इतना देखने के बाद हम आगे देखते हैं कि क्या क्या की कॉन्सेप्ट है साइटोटैक्सोनॉमी में। तो देखिए, साइटोटैक्सोनॉमी में जनरली क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का टाइप्स को ही ज़्यादातर देखा जाता है कि कौन क्रोमोसोम कौन मेटासेंट्रिक है, कौन एक्रोसेंट्रिक है, टिलोसेंट्रिक है, इसके हिसाब से ही ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। चलिए, इतना देखने के बाद हम लोग उसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए, मेन इसका की कॉन्सेप्ट साइटोटैक्सोनॉमी को जो डिवाइड करने या फिर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करता है क्या क्या बेसिस पे, उसका देखिए मेनली चार बेसिस होता है। एक हुआ सबसे पहले क्रोमोसोम का नंबर। क्रोमोसोम का नंबर से सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है या फिर क्लासीफाई करते हैं। दूसरा कैरियोटाइप के एनालिसिस के, किससे कैरियो कौन मेटासेंट्रिक है, कौन एक्रोसेंट्रिक है, किसका क्रोमोसोम नंबर ज़्यादा है, किसका साइज कैसा है, उसको हम लोग बोलते हैं कैरियोटाइप एनालिसिस। इसको हम लोग डिटेल में अभी देख रहे हैं थोड़ा देर बाद। सबसे पहले हम लोग देख ले रहे हैं कि क्या क्या की कॉन्सेप्ट होता है। देखिए, क्रोमोसोम नंबर एक नंबर हुआ, दूसरा कैरियोटाइप एनालिसिस, तीसरा है क्रोमोसोम बेंडिंग एंड स्टेनिंग, क्रोमोसोम को कैसे बेंड करते हैं, उसको स्टेनिंग करता कैसे करते हैं, वो है तीसरा। अच्छा, चौथा होता है प्लॉइडी लेवल। जनरली ये चार बेसिस पे ही ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, या फिर साइटोटैक्सोनॉमी में जनरली हम लोग चार टाइप से ही ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। चलिए, इतना देखने के बाद अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, जो अभी इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या चीज़ से हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, उसमें थोड़ा हम लोग डिटेल में इसको बता दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्रोमोसोम नंबर है, तो जानते हैं कि किसी का क्रोमोसोम नंबर
46 होता है, किसी का 100 होता है, किसी का 23 होता है। तो इस तरह से भी हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। जैसे ह्यूमन का 46 हुआ, ह्यूमन का क्रोमोजोम नंबर 46 है, किसी प्लांट का मान के चलिए 100 है। तो अगर किसी का 46 है, आसपास में जिसका क्रोमोजोम नंबर है, उसको हम लोग मॉडिफाई हुआ है, उसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे क्या, कि ये सेम स्पीसीज का है। ये हुआ आपका क्रोमोजोम नंबर 1 नंबर। दूसरा उसके बाद है कैरियोटाइप एनालिसिस। कैरियोटाइप एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम का अरेंजमेंट कैसा है, उसका साइज़ कैसा है, उसका सेंट्रोमियर का पोजीशन कैसा है। अगर मान के चलिए किसी क्रोमोजोम का साइज सेम है, उसका सेंट्रोमियर का जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर का पोजीशन भी सेम जगह पे है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म सेम स्पेसीज का है, फिर सेम कैटेगरी का है। किसी का मान के चलिए साइज बड़ा है, जैसे किसी एक ऑर्गेनिज्म का क्रोमोजोम नंबर ए हुआ, दूसरा हुआ बी, एक का मान के चले साइज इतना है और एक का साइज बड़ा है, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि ए और बी सेम स्पेसीज क्या नहीं है, इसको हम लोग अलग अलग कैटेगरी करेंगे। हो गया। इतना समझने के बाद अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्रोमोजोम बेंडिंग एंड स्टेनिंग, इसमें जी स्टेनिंग सबसे फेमस टेक्निक है क्रोमोजोम का बेंडिंग करने का। इस टेक्निक से भी हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं। और दूसरा इसके बाद है प्लॉइडी लेवल। प्लॉइडी लेवल में किसी किसी क्या क्या होता है इसमें, कि जैसे कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म या फिर कुछ प्लांट है, इसमें क्या होता है, किसी सबका प्लॉइडी लेवल चेंजेज होता है। किसी के मान के चले हाइप्लॉइड है, कोई डिप्लॉइड हो, कि टेट्राप्लॉइड है, इस हिसाब से भी हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं। चलिए इतना देखने के बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, एप्लीकेशन ऑफ साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी का क्या क्या एप्लीकेशन है, ये देखिए। ऐसे तो जनरली कोई भी चीज़ का एप्लीकेशन जो है वो वाइड रेंज है, बहुत ज़्यादा रेंज में होता है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को हम लोग आज देख रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए, सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्रिस्टिक स्पेसीज, मतलब जो ऑर्गेनिज्म सेम स्पेसीज, मतलब एक जैसे मान के चलो कोई ऑर्गेनिज्म ए और बी है, तो अगर सेम लुक दे रहा है लेकिन उसका कैरियोटाइप जो है डिफरेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिज्म को, अगर मान के चले एक ए हुआ और दूसरा है बी, ए हुआ और बी हुआ, दोनों बाहर से मॉर्फोलॉजिकली क्या देख रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकली दोनों सिमिलरिटी है, लेकिन जब हम लोग उसका कैरियोटाइप देख रहे हैं तो कैरियोटाइप डिफरेंस है। तो हम लोग इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई ए और बी बराबर नहीं है, क्योंकि इसका कैरियोटाइप डिफरेंसेस है। लेकिन बाहर से हम लोग देख के हम लोग क्या समझ रहे हैं कि नहीं, ये तो मॉर्फोलॉजिकली सेम दिख रहा, तो ये सेमी स्पेसीज का होगा। तो ये भी एक साइटोटैक्सोनॉमी का एप्लीकेशन है। तो इसके अलावा है प्लांट ब्रीडिंग एंड एग्रीकल्चर। प्लांट जब ब्रीड करते हैं या फिर एग्रीकल्चर में हम लोग हेल्प कर सकते हैं साइटोटैक्सोनॉमी, क्योंकि देखिए अगर प्लांट को हम हाइब्रिडाइज बनाना है, कोई प्लांट को हम लोग ऐसा प्लांट बनाना है जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करे, तो उसके लिए हम लोग क्या जानेंगे, उसका सब जेनेटिक्स मेकअप जानेंगे तब ना, कि उसको ब्रीड करेंगे कि इसके साथ ब्रीड करने से अच्छा प्लांट निकलेगा, इसके साथ ब्रीड करने से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इसमें भी हेल्प करता है साइटोटैक्सोनॉमी। उसके अलावा साइटोटैक्सोनॉमी किस में हेल्प करता है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में। जैसे हम लोग कोई चीज़ का जानेंगे, उसका प्रीवियसली कौन था, मतलब मान के चलिए कोई एक बच्चा हुआ, चाइल्ड हुआ, उसका पेरेंट्स कौन था, ग्रैंड पेरेंट्स कौन था, उसके उससे भी पहले जनरेशन कौन था, उसको जानने में भी हेल्प करता है कौन, साइटोटैक्सोनॉमी। और जनरली मेडिकल रिसर्च में तो हेल्प करता है साइटोटैक्सोनॉमी। ये तो पॉइंट बढ़ाने का एक फंडा है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग का क्वेश्चन ये आता है कि साइटोटैक्सोनॉमी और मोलिकुलर टैक्सोनॉमी में क्या डिफरेंस है। देखिए जैसे हम लोग जानते हैं कि इससे पहले भी जितना टैक्सोनॉमी यूज़ किया जाता है, थोड़ा मॉडर्न था मोलिकुलर टैक्सोनॉमी। सबसे पहले तो टैक्सोनॉमी जो आया था कार्लस लिनियस, वो तो जानते हैं हम लोग। तो कार्लस लिनियस के बाद थोड़ा मॉडिफाई हुआ, उसको बोलते हैं मोलिकुलर टैक्सोनॉमी। और उससे भी थोड़ा मॉडिफाई अभी जो थोड़ा ज़्यादा एडवांस है, उसको हम लोग बोल रहे हैं साइटोटैक्सोनॉमी। तो अब डिफरेंस भी हम लोग जानना जरूरी है कि साइटोटैक्सोनॉमी और मोलिकुलर टैक्सोनॉमी क्या डिफरेंस है। तो देखिए जैसे मोलिकुलर टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं, हम लोग डीएनए का सीक्वेंस की यूज करते थे, डीएनए सीक्वेंस को यूज करके हम लोग क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म में। लेकिन साइटोटैक्सोनॉमी में हम लोग क्या करते हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी, उसका सीक्वेंस भी, उसका बिहेवियर भी मिला के हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। तो एक हम लोग बोल सकते हैं कि इसका कंप्लीट पिक्चर आता है साइटोटैक्सोनॉमी में। मोलिकुलर टैक्सोनॉमी में कंप्लीट पिक्चर नहीं हो पाता था, मतलब हम लोग कुछ कुछ पिक्चर्स को देख के ही हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर देते थे। लेकिन साइटोटैक्सोनॉमी में ऐसा नहीं, साइटोटैक्सोनॉमी में हम लोग पूरा ओवरऑल एक पैकेज लेके ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, जिसके कारण हम लोग ऑर्गेनिज्म को ठीक तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। ऐसा क्लासिफिकेशन थोड़ा ज़्यादा वैलिडिटी होता है साइटोटैक्सोनॉमी का। तो इतना देखने के बाद अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ। तो चलिए, थैंक यू।